हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम कॉम्प्लेक्स का एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये जो चैप्टर्स हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये आप लोगों के बीएससी और एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सीएसआईआर नेट और एलटी में भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को जो पोलर फॉर्म बता रहे हैं, आज बता रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए किस फॉर्म का होता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये दिया था यूलर्स ने, है ना। और एक जिसमें आई को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 से। ठीक है, ये क्या जो हमने आप लोगों को नंबर बताया था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वो एक फॉर्म थी कार्टेशियन में। लेकिन आज आप लोगों को जो पोलर फॉर्म बता रहे हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए पोलर फॉर्म बता रहे हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। लिख लीजिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये बताइए, लेट अस कंसीडर द कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z, मान लीजिए हम z इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x प्लस आई वाई। मान लीजिए हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा x को बोलते हैं हम r cos थीटा और y को लेकर चलेंगे r sin थीटा, क्योंकि हमें इसे काय में कन्वर्ट करना है, पोलर में। तो x इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए r कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके, देखिए आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, अगर आप लोगों को याद हो ट्रिग्नोमेट्री में, e की पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा, दैट इज दिस इज e की पावर आई थीटा। यानी कि आप लोगों का जो z है वो क्या आ गया, r e की पावर आई थीटा। क्लियर, जहां पर r इसका क्या कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ z, r क्या कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ z, एंड थीटा क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, ये है आप लोगों का थीटा। यानी कि हमने क्या किया, जो भी आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए z इक्वल टू क्या लेकर चलेंगे, r e की पावर आई थीटा। अब ये चीज देखिए कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पोलर फॉर्म। यानी पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। पहले एक चीज बताइए जरा, हमने आप लोगों को बताया था अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लेते हैं तो आप उसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर आप लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चलिए बताइए। ये आप लोगों की वाई वाई डैश एक्सिस, दिस वन ओरिजिन, एंड ये एक्स एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, तो ये बताइए इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, दैट इज रिप्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो चलिए, अगर हम मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो लेंथ है ये x है, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये y है, तो ये वाला पॉइंट हो गया ना जो हमारा p पॉइंट हो गया, यानी कि z, ये z पॉइंट हो गया आप लोगों का। जैसे हमने p से रिप्रेजेंट किया तो हमने इसको मिलाया इस तरह, तो यानी कि दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस इज x। तो ये जो आप लोगों का पॉइंट है ये कौन सा हुआ, एक्स वाई पॉइंट। ठीक है, अब लेकिन आप लोगों को z को किस में रिप्रेजेंट करना है, आप लोगों का z है पोलर फॉर्म में r e की पावर आई थीटा। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन से p को मिलाइए, है ना। z को रिप्रेजेंट कर दिया आप लोगों ने x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई को पोलर में ये फॉर्म है, तो x प्लस आई वाई को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा o से p तक, यानी कि जो पॉइंट आप लोगों को मिला है, यानी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया उसको आप ओरिजिन से मिला दीजिए, देन दिस लेंथ इज कॉल्ड r, एंड जो रियल एक्सिस के साथ एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड थीटा। तो z इक्वल टू r e की पावर आई थीटा का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो लेंथ होती है ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने पर ये कहलाती है r, जिसे मॉड्यूलस बोलते हैं, और एंगल क्या बनता है, जो रियल एक्सिस यानी कि x एक्सिस जो इस ओपी वेक्टर के साथ में एंगल बनाएंगे ओपी के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया। ओपी क्या है, p पोजीशन है कॉम्प्लेक्स
जो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है उसे ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करके हमने उस पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, चलिए एक और नंबर का दिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देना है किसका, ये तो किसका था, जेड का है ना, ये किसका था, जेड का, जहां पर जेड क्या है, आर ई की पावर आई थीटा। मान लीजिए मुझे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका देना है, आई जेड का। ठीक है, अब जरा हमें एक चीज बताइए, जेड आप लोगों को पता है ना, तो जेड अगर आप लोगों का आर ई की पावर आई थीटा है तो आई जेड कितना हो गया, आर ई की पावर आई थीटा। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, आर ई की पावर आई थीटा टाइप की। अब हमें ये बताइए, जो आप लोगों का ये जो जेड आप लोगों ने लिखा आई जेड, उसको आई लिखा है ना, क्या हम आई को 0 प्लस आई इंटू 1 लिख सकते हैं, ये हमने आप लोगों को कल बताया था ना, है ना, वहां पर ये भी बताया था कि हमने रियल नंबर को एक्सटेंड किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमने आई जेड लिखा, देखिए इसमें रियल पार्ट नहीं है ना, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 होगा, आई के साथ कुछ नहीं है, दैट इज 1। ठीक है, अगर यहाँ 2i होता तो वहां 2 लिखते, बट 0 प्लस आई इंटू 1। जरा बताइए, देखिए आप लोग ये एक फॉर्म सीख कर आए हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज ई की पावर आई थीटा। तो हमें ये बताइए ऐसा कौन सा एंगल है जो cos में 0 दे और साइन में 1 दे, ऐसा कौन सा एंगल है जो cos थीटा रखने पर, cos में थीटा रखने पर 0 दे बट साइन में थीटा रखने पर 1 दे, π/2 है ना, तो यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस i1 की जगह क्या लिख दिया, sin π/2, और 0 की जगह क्या लिख दिया, cos, क्योंकि पहला एंगल कौन सा लाना है, cos। देखो दोनों एंगल सेम हो गए। अब बताइए फॉर्मूला क्या बन गया, जो एंगल यहाँ लिखा होगा उसे e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, तो आप लोगों का एंगल क्या हो गया, e की पावर आई π/2 आर ई की पावर आई थीटा। तो बताइए इसे e की पावर आई, दोनों एंगल ऐड कर दें, या तो ऐसे लिख दीजिए या लिखिए आर ई की पावर आई π/2 प्लस थीटा। ओके, ये आप लोगों का बन गया आई जेड फंक्शन। ठीक है, अब जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर आई जेड को अगर आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए, ज्योमेट्रिकली आपने जेड को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो बताइए जरा, अभी हमने आप लोगों को क्या बताया था, हमने बताया था आई जेड है। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने जेड को रिप्रेजेंट अभी तो किया ना, जो जेड फंक्शन था उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था अभी, कि वो एंगल यहाँ से कितना बना रहा था, थीटा। लेकिन देखिए आई जेड लेंथ तो भी आ रही है ना, लेकिन एंगल कितना हो गया, π/2 प्लस थीटा। तो आप बताइए π/2 प्लस थीटा माने थीटा एंगल जेड अब बना रहा है, हमें कितना एंगल लेना है, π/2 प्लस थीटा। तो यानी कि π/2 और इंक्रीज कर दें, तो अगर हमने इसे इंक्रीज किया, मान लीजिए ये एंगल कितना हो गया, मान लीजिए π/2, तो बताइए टोटल एंगल कितना हो गया, π/2 प्लस थीटा। तो रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, π/2 प्लस थीटा, लेकिन लेंथ कितनी है, r। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, आपके आई जेड को। ओके, यानी आई जेड फंक्शन क्या हुआ, आई जेड फंक्शन हुआ जो जेड को π/2 एंगल से ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसकी पोजीशन को π/2 एंगल पर घुमा देता है, लेकिन लेंथ सेम रहती है ना, लेकिन उसकी लेंथ देखिए ये भी आर है और ये भी आर है, यानी कि जो जेड है, जेड पॉइंट ऐसे था आप लोगों का। ठीक है, आई जेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एंगल आप लोगों का थीटा बन रहा था, है ना, अगर हमने इसे π/2 मूव करा दिया तो टोटल एंगल हो गया π/2 प्लस थीटा। दैट मीन्स हमें क्या पता चला कि जेड से आई जेड बनाने के लिए आपका जो जेड था वो π/2 एंगल रोटेट कर गया, है ना, बिना लेंथ को चेंज किए। तो यानी कि लेंथ कितनी है, आर। यानी कि आई जेड को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं आई जेड को कि हमने क्या किया, एक वेक्टर आई जेड कब कब ऑब्टेन होगा, when rotating z with angle π/2, then we can find iz। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि किसी भी वेक्टर को जो पोलर फॉर्म में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉरी, जो पोलर फॉर्म में हो, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर देख लीजिए, जेड को x प्लस आई वाई माना था, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रखने पर ये e में कन्वर्ट हो गया, जेड माने r e की पावर आई थीटा हो गया। रिप्रेजेंट हमने p को हमने कल भी लिख कर दिखाया था, लेकिन हमने कहा ओरिजिन से मिला लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाती है, r, और रियल एक्सिस के साथ जो वो एंगल बनाता है, ठीक है, वो होगा थीटा। तो r e की पावर आई थीटा को हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया,
जब हमने IZ को रिप्रेजेंट किया तो हमने I को क्या लिखा, अब आगे आप लोग याद भी कर सकते हैं, हमने आपको लिखना भी सिखा दिया। I को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, 0 प्लस I इंटू 1, और I को E की पावर I पाई बाई 2 बोलते हैं। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर I आ जाए तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं E की पावर I पाई बाई 2। ओके, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए हमने लिखा क्यों है। ठीक है, अब तो कोई सा भी आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं ना। मान लीजिए हम कहें -1 आ जाए, तो देखिए अगर मान लीजिए -1 आ जाए, मान लीजिए -Z है, तो -Z को आप लिखने के लिए क्या लिखेंगे बताइए, -1 इंटू Z ना। तो बताइए -1 को क्या लिखेंगे, -1 प्लस I इंटू 0Z। अब बताइए कौन सा ऐसा एंगल है, कौन सा ऐसा एंगल है जो कॉज पर -1 दे बट साइन पर 0 दे, पाई ना, है ना। कॉस पाई इज -1 एंड साइन पाई इज 0। तो जब पाई बाई 2 था तो E की पावर I पाई बाई 2 बना था, ये क्या बनेगा, E की पावर I पाई, ये क्या बनेगा बताइए, E की पावर I पाई Z, करेक्ट। तो यानी कि आप लोगों का जो -Z हुआ वो E की पावर I पाई और Z हो गया R E की पावर I थीटा, तो -Z हो जाएगा R E की पावर I पाई प्लस थीटा। इसका मतलब कितना रोटेट करना पड़ेगा आप लोगों को, पाई प्लस थीटा। तो बताइए थीटा ये रहा, है ना, थीटा ये रहा, और पाई रोटेट करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, है ना। अब देखिए, अब ये जो टोटल एंगल होगा आप लोगों का, ये वाला जो टोटल एंगल होगा, ये कितना हो गया आप लोगों का, पाई प्लस थीटा। लेकिन लेंथ अभी चेंज नहीं हुई क्योंकि लेंथ कितनी है, r। क्लियर। अब आप लोग रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं ना, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में हो तब भी और कार्टेशियन में हो तब भी। प्रीवियस लेक्चर अगर प्लीज नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि उसमें हमने आप लोगों को पहले कार्टेशियन में रिप्रेजेंट करना भी सिखाया था, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन करनी है तो पहले फंडामेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नोट, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल, आर नॉट कंपेरेबल, यानी कि हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज वी कांट से, यानी हम ये नहीं बता सकते कि Z1 ग्रेटर देन Z2 है, या Z2 ग्रेटर देन Z1 है, या Z1 ग्रेटर देन इक्वल टू Z2 है, या Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 है। हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ये नहीं बता सकते कि दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। केवल आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, केवल दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं तो क्या लिखेंगे, वी डिफाइन ओनली टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। बस केवल कितना कह सकते हैं कि वो इक्वल होंगे, बट लेस या ग्रेटर नहीं बता सकते। यानी इक्वल होने का मतलब, मान लीजिए हमने दो नंबर्स कंसीडर किए, जैसे Z1 इक्वल टू Z2, है ना, दो नंबर्स ले लिए। बताइए Z1 को क्या लिखें, x1 प्लस I/y1, Z2 को क्या लिखें, x2 प्लस I/y2। ओके, अब जरा बताइए अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर होंगे, रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो ये इक्वल कब होंगे, जब x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। यानी कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी वाली पार्ट इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें पता चला क्या, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, व्हेन दो कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। कौन सी, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। यानी कि कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि आप बता सकते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेस है, तो आप उसे नहीं बता सकते। केवल हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर को इक्वल ले सकते हैं, इक्वालिटी बता सकते हैं, ग्रेटर और लेस नहीं। इसीलिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी कंपेरेबल नहीं होंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए पहले इसको करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी पता होना चाहिए क्या होता है।
वैसे आप रिप्रेजेंटेशन करके आए हैं, लेकिन चलिए फिर भी कॉम्प्लेक्स प्लेन तो एक बार बता देते हैं क्या लिखा है। द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा उसे हम अर्गन प्लेन एंड गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। कहीं पर अगर ये आ जाए तो यानी कि आप लोग समझ जाएंगे कि हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया, तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख सकते हैं तो बताइए एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन इज वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये पॉइंट आपका एक्स वाई होगा, जहां पर ये डिस्टेंस एक्स एंड दिस वन इज वाई, तो ये पी पॉइंट होगा जो आपके जेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली। जहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो प्लेन हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है। देखिए इसी तरह तो आप कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं रियल एक्सिस पर, जब आप कोऑर्डिनेट बनाते हैं मतलब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो रियल लाइन, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस यानी एक्स और वाई एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी टाइप से ही करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने क्या कहा, यानी कि एक तरह से ये कार्टेशियन प्लेन का मॉडिफाइड रूप है। केवल इसमें क्या कहते हैं, वहां आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ एक्स का क्या मतलब है आप लोगों को पता है, एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई क्या है, वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यही तो है। तो यानी कहने का मतलब वो हमने क्या लिखा, इट इज मॉडिफाइड कार्टेशियन प्लेन वेयर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंट बाय ए डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रियल एक्सिस। यानी कि जो रियल पार्ट है वो किसके अलोंग लेकर चलते हैं हम, अलोंग द रियल एक्सिस। और यहीं पर लिख लीजिए एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ is represented by a displacement along the imaginary axis, that is y axis। यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। देखिए इमेजिनरी पार्ट वाई है तो किस पर दिखाया है, इमेजिनरी एक्सिस पर, और रियल पार्ट इसका एक्स किस पर दिखाया है, रियल एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर। तो एक्स ये और वाई ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर वाई और एक्स, तो यानी कि पी पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करता है, जेड को। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देन दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो उसी तरीके से आप लोग जो आप लोग रियल नंबर्स यानी कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कि आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हें भी इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसमें हमने क्या बताया कि z इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। तो इसका जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस पर डिनोट करिए, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आई के साथ जो लिखा हुआ है उसे आप इमेजिनरी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर डिनोट करिए। देन रिप्रेजेंट द फंक्शन, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, चलिए आप लोगों ने ये पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मान लीजिए ये पढ़ा आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स प्लेन, अब आप लोगों को आगे बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप लोग कैसे निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को आप लोग ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को समझाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोगों का कॉन्जुगेट निकालने के लिए आ जाए तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नंबर कंसीडर करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है, जिसका हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। हमें लेना है कॉन्जुगेट ऑफ z, उसको रिप्रेजेंट करेंगे आप z बार से। z बार का मतलब हुआ x प्लस आई वाई का बार, और इसका मीनिंग क्या है, i की प्लेस पर क्या आ जाता है, माइनस i। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z ये है। ठीक है, ये आप लोगों का वैसे हम शायद प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये बता चुके हैं, i की जगह पर क्या होगा, माइनस i हो जाएगा, क्योंकि x और y दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर। यहाँ पर x और y क्या है,
रियल नंबर, तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मान लीजिए आप लोगों को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाए तो कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, यानी अगर आप लोगों को इसको बनाकर बताना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बताइए आप लोग कैसे करेंगे, बताइए। सबसे पहले देखिए जेड तो हमें बताने की नीड नहीं है, जेड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अब तो, ठीक है। ये ओरिजिन, दिस वन इज वाई, वाई डैश, ठीक है, एक रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। आप लोगों को पता है जेड को आप लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पर अगर जेड है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे, एक्स वाई, लेकिन इसको ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखना पड़ जाए तो एक्स कॉमा क्या लिखेंगे, माइनस वाई, क्योंकि हमने बताया था आई के साथ जो लिखा हुआ है हमेशा आप प्लस साइन से कंपेयर करेंगे, यानी कि आप लोगों को इसे क्या लिखना है, एक्स प्लस आई माइनस वाई। क्लियर, फॉर्म तो आप लोगों की ये होनी चाहिए ना, एक्स प्लस आई वाई टाइप की। तो ये हो गई आप लोगों का। चलिए सबसे पहले बताइए, अगर जेड को रिप्रेजेंट करना है और मान लीजिए हमने एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 लिया और जेड क्या है आप लोगों का, एक्स प्लस आई वाई, तो जेड को आप बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखते हैं, एक्स वाई। तो चलिए बताइए कैसे होगा। यहाँ पर जो अभी क्या बताया, रियल पार्ट को रियल एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी एक्सिस पर डिनोट करेंगे, तो ये यहाँ पर मिलेगा, है ना, एक्स और वाई। ये कट पॉइंट मिला पी, पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को, है ना, कर रहा है पी पॉइंट जेड को। अब चलिए अगर मुझे जेड बार को दिखाना, तो जेड बार में क्या है, जो रियल एक्सिस पर वो तो एक्स ही बनाना है, बट इमेजिनरी पर माइनस वाई, है ना, इमेजिनरी पर माइनस वाई। तो देखिए वाई अगर इधर है तो माइनस वाई यहाँ होगा, ठीक है। तो माइनस वाई का मतलब वो ये कट कहाँ करेगा, एक्स ये रहा, माइनस वाई ये रहा, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, यानी पी डैश पॉइंट हो गया। और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, माइनस जेड को, तो यही आ गया। तो एक तरीके से आप लोगों को क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पी का रिफ्लेक्शन पी डैश है ना। तो यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जेड, किसके अलोंग, रियल एक्सिस से, है ना। तो ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हियर, असल में क्या है, जैसे मान लीजिए समझिए वाटर है ना, अगर वाटर है आप यहाँ खड़े हैं तो आप लोगों की शेडो यहाँ दिखाई देगी, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन, यानी कि शेडो का मतलब हुआ रिफ्लेक्शन, यानी पी का रिफ्लेक्शन पी डैश है, तो क्या बोलेंगे, हियर जेड बार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जेड with respect to real axis, यानी कि रियल एक्सिस का मतलब दैट इज कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों का पोलर नंबर है ना, पोलर में भी आप लोगों को रिप्रेजेंट दिखाया करके दिखाया था, है ना, इन पोलर फॉर्म। मान लीजिए पोलर फॉर्म में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, तो अभी आप लोगों को करके बताया जेड क्या होता है, आर ई की पावर आई थीटा, तो जेड बार कितना होगा, आर ई की पावर आई थीटा पर बार, यानी आर तो आर रहेगा, लेंथ है, ई की पावर केवल आई की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आई, है ना। तो यानी कि एंगल रोटेट कर जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यानी कि अगर पोलर फॉर्म में लेंगे तो आप इस तरीके से लेंगे, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होंगी यहीं पर दे दें आप लोग, चलो आगे कर देते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी, आप लोगों की कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। क्लियर हो गया इतना, प्रॉपर्टीज बता रहे हैं आप लोगों को कॉन्जुगेट की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों ने कोई कॉन्जुगेट, ये तो है जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस जेड आ जाएगा। बता सकते हैं कैसे, देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, लेट, अगर आप लोगों ने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिया, तो जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई ना। तो जेड बार बार, इसका दोबारा बार लगाएंगे, है ना, इसका कॉन्जुगेट दोबारा लेंगे, तो आई की जगह जब माइनस आई लिखेंगे तो प्लस आ गया, इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, जेड के। तो क्या पता चला, जेड के ऊपर अगर आप लोग दो बार कॉन्जुगेट लेंगे जेड का, तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी कौन सी है, मान लीजिए प्लस पे ले लेते हैं, जेड वन प्लस जेड टू बार इक्वल टू जेड वन बार प्लस जेड टू बार। ये प्रूफ करना है आप लोगों को, वैसे तो कर सकते हैं, दो नंबर्स को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट ले लीजिएगा। आप बताइए जेड वन प्लस जेड टू, देखिए डायरेक्ट करके दिखा देते हैं क्या होगा। फर्स्ट नंबर इज एक्स वन प्लस आई वाई वन,
एंड दिस वन इज x2 प्लस i/2। कैसे एडिंग सिखाई थी आप लोगों को? रियल में रियल ऐड करेंगे और इमेजनरी नंबर में इमेजनरी नंबर ऐड करेंगे। तो बताइए ये z1 प्लस z2 है, ठीक है, ये z1 प्लस z2 है। तो बताइए z1 प्लस z2 का अगर आप बार करेंगे तो क्या आंसर आएगा? x1 प्लस x2 माइनस आई की जगह पर क्या हो गया ये। तो क्या बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करिए x1 के साथ i/1 लिखिए और x2 के साथ i/2 लिखिए। तो ये क्या चीज है? z1 बार ही तो है और ये क्या है? z2 बार। तो z1 प्लस z2 बार। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की वो क्या होती है? z1 माइनस z2 बार इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, ये कर सकते हैं ना आप लोग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रोडक्ट में देखिए, अगर आप लोगों को लिखना है z1 z2 बार, दैट इज z1 बार इंटू z2 बार। ठीक है, जरा करके देखिए, z1 z2 करिए। हमने क्या बताया था? अगर हम z1 z2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? यहीं से देख लें, रियल की रियल से करेंगे x1 x2, इमेजनरी की इमेजनरी से करेंगे y1 y2, रियल की इमेजनरी से करिए और इमेजनरी की रियल से करिए, यही है। तो बताइए z1 z2 बार करिए, कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई x1 y2 प्लस y1 x2, इस तरह आएगा। देखिए करके दिखाना पड़ेगा पूरा आप लोगों का। बताइए z1 बार इंटू क्या करना है? z2 बार। तो कितना होगा? x1 माइनस i/1 इंटू x2 माइनस i/2, दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया। अब क्या करेंगे? रियल की रियल से, इमेजनरी की इमेजनरी से। ठीक है, इमेजनरी की जब इमेजनरी से करेंगे तो बताइए क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, बट आई स्क्वायर की वैल्यू फिर -1, तो माइनस y1 y2। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आएगा माइनस का i, क्योंकि ये रियल की इमेजनरी से और इमेजनरी की y1 x2 एंड x1 y2, यही आएगा। ठीक है, आप लोगों का माइनस का i। देखिए सबसे पहले हमने इसकी इससे की और इसकी इससे की, तो x1 x2 एंड दिस वन इज y1 y2 माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर की वजह से ये आएगा y1 x2 एंड x1 y2। अच्छा, माइनस बाहर ले आए ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस में आए ना दोनों तो माइनस माइनस प्लस, देखिए इक्वल है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं क्या? z1 अपॉन z2 बार, ठीक है, सॉरी z1 अपॉन z2 मॉड नहीं, इज इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार। अब तो कर सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है आप लोगों की। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी जो आप लोग करेंगे क्या? सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी, क्या याद रखेंगे? ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करके एक बार बता देते हैं। देखिए सिक्स प्रॉपर्टी को एक बार और लिख देते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, जेड जेड बार तो आप लोगों को आ गया ना। देखिए ये प्रॉपर्टी आप लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जेड जेड बार इक्वल टू क्या होगा? मॉड जेड स्क्वायर, और इसे मॉड जेड बार स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और ये हमेशा एक रियल नंबर आता है। तो देखिए कैसे, अगर आप लोग जेड जेड बार करेंगे तो क्या मतलब हुआ? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। प्रोडक्ट बताई थी, ए प्लस आई बी की, ए माइनस आई बी से क्या आंसर आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर, हमेशा एक। देखिए आई तो कहीं नहीं आया, स्क्वायर है और ऊपर से प्लस हो रहा है, इसका मतलब हमेशा क्या आएगा? ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोगों को मॉड्यूलस और करना बता देते हैं, वो भी नहीं बताया है, क्या लिखेंगे यहाँ, क्योंकि मॉडुलस की इक्वल है ना। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आप लोगों को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करना है, वो समझा देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड्यूलस करना है, तो यानी कि मॉड z इक्वल टू क्या होगा? याद रखिएगा, क्या फार्मूला लेंगे? x प्लस आई वाई में क्या लिखेंगे? यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन्स मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का मॉड्यूलस होता है। अब जरा ये बताइए,
यानी कि कितना आ रहा है, मॉड जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम मॉड जेड का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बताइए क्या जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल हुआ ना, तो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ प्रूफ हो गई। इसी तरह जरा यहाँ पर जेड बार का करिए, क्या करेंगे, एक्स माइनस आई वाई, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो गया, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड बार स्क्वायर, और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर मॉड जेड बार स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल नंबर। मॉड्यूलस आप लोगों को आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या फिर याद रखिए मॉड्यूलस स्क्वायर कर लीजिए तो सीधा आप लोगों को फिर स्क्वायर रूट नहीं याद रखना पड़ेगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। ये है आप लोगों की कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो पार्ट आपने लिया है, जेड का कॉन्जुगेट लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज। देखिए इसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट करके दिखा देते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकली क्या होता है, आप लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज एक्स, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, अगर मुझे मॉड्यूलस बताना तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने बताया था ये पी पॉइंट अगर है और इसको आप ओरिजिन से मिला देते हैं, ये आर कहलाता है, यही आर आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि जो आप लोगों का ओपी वेक्टर है वो मॉड्यूलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका यहाँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने दिया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का। ठीक है, ये आप लोगों की लेंथ है ना, मॉड जेड इज द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं, लिखिए मान लीजिए हमने कोई लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो बताइए इसको क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप लोगों को दिया था हमने, वाई वाई डैश, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमने आप लोगों को क्या दिया था, अगर ये आप लोगों का पी पॉइंट है, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि आप इसको एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये पी पॉइंट है यानी कि ये जेड है, तो आप लोग क्या करते हैं, दिस वन वाई एंड दिस वन इज एक्स, और ये जो आप लोगों का ओ पी है इसको हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, और ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, थीटा। तो यही एंगल जो थीटा है, जो ओपी लाइन किसके साथ में बना रही है, रियल एक्सिस के साथ में, वही आप लोगों का क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि जो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाता है, थीटा। तो यानी कि क्या हुआ, द एंगल मेड बाय द लाइन OP with the real axis यानी कि x axis is called argument of z। शॉर्ट में से इस तरह लिखते हैं argument of z को। ठीक है, यानी हमने क्या लिखा, वो एंगल जो आप लोगों का OP लाइन रियल एक्सिस के साथ में बना रही है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये आप लोगों का फॉर्मूला है जो आप लोग याद रखेंगे, बट याद रखिएगा ये जो आप आर्ग्यूमेंट निकाल कर चलते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये यूनिक नंबर नहीं होता। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नॉट यूनिक, किसी भी एक नंबर का इज नॉट यूनिक, कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक नहीं होता, सिंस इफ थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड then 2n pi plus theta is also argument of z, means
आप लोगों को पता, अगर किसी एंगल में आप 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 ये ऐड कर देते हो, है ना, एन क्या करेंगे, एन को 1 रखे 2 पाई ऐड करेंगे, 2 रखेंगे 4 पाई, फिर 4 रखेंगे 8 पाई, मतलब ऐसे करके 3 रखेंगे तो 6 पाई। अगर आप 2 पाई एंगल ऐड करते, 3 पाई नहीं सॉरी, 2 पाई एंगल ऐड करते चल जाते तो सेम एंगल आ जाता है। क्यों? देखिए अगर आप लोग इस पोजीशन में हैं, अगर आप 2 पाई ऐड करेंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे ना, ठीक है, ये 2 पाई है ना पूरा का पूरा एंगल, तो जब आप 2 पाई मूव करते हैं तो उसी पोजीशन में वापस आ जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया, जब 2 पाई ऐड करते हैं यहीं पर आ जाएंगे, इसीलिए 2 पाई 4 पाई, ठीक है, 6 पाई 8 पाई ऐड करने पर वही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब जो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो यूनिक नहीं होता है ना, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो यूनिक नहीं होता। चलिए पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नंबर ऐसा भी है जिसका आर्ग्यूमेंट आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये नोट लिख लीजिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, जीरो का मतलब 0 प्लस आई 0 इज नॉट डिफाइंड। देखिए क्यों, मान लीजिए आप लोगों को थीटा फाइंड करना है, फार्मूला क्या है, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि tan इनवर्स जो आप लोगों का y यानी इमेजिनरी वाला पॉइंट और जो रियल है अपॉन, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं इस फॉर्मूले को, क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो यानी कि 0। अब बताइए 0 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड, इसीलिए एक 0 एक ऐसा नंबर है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो कि जिसका आप आर्गुमेंट डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ नंबर्स के आप लोगों को आर्गुमेंट समझा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि अगर मान लीजिए आप लोगों को आर्गुमेंट फाइंड करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिफाइन कर रहे हैं आप लोग, तो उसका आर्गुमेंट आप लोग फाइंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप लोगों ने आर्गुमेंट ऑफ z क्या पढ़ा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, बट हमने वहां पर कोई लिमिट डिफाइन नहीं की थी कि थीटा कहाँ लाई करता है, लेकिन अगर हमने थीटा को एक डेफिनेट लिमिट डिफाइन कर दी कि वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, देन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जैसे आप लोग इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं ना, उसी टाइप से, यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर आप लोगों ने एक लिमिट डिफाइन कर दी थीटा की, तो यही जो आप लोगों का आर्गुमेंट निकल कर आएगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को ये लिमिट याद रखनी है। और एक बात और, जो आप लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलते हैं उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है उसको आप कैपिटल ए लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस 2n पाई, है ना, ये हमारा एक रिलेशन होता है। देखिए अगर आप लोगों ने कोई एंगल फाइंड किया थीटा, अगर आप उसमें 2 पाई ऐड कर देंगे तो आप वापस वहीं पर आ जाते हैं, 4 पाई ऐड कर दें, 6 पाई ऐड कर दें, 8 पाई ऐड कर दें, तो सेम वही एंगल हमें मिल जाता है। यानी कि 2 पाई का अगर रोटेशन कर दिया जाए तो सेम एंगल मिलता है। इसीलिए हम आप लोगों को भी बता कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यूनिक नहीं होता, बट जो आप लोगों का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो यूनिक होगा क्योंकि हमने एक लिमिट डिफाइन कर दी। आई होप सो कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी क्लियर हो गया होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फंडामेंटली आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी आप लोगों को पूरी तरह से बता रहे हैं ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन SIR नेट या LT में आप लोगों का मिस ना हो, ठीक है। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर्स शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, गुड डे एंड गुड लक।